तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्टीवेशन ऑफ बार्ले। हिंदी में जौ भी बोला जाता है बार्ले को। ओके। तो बार्ले की कल्टीवेशन के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि बार्ले का क्या यूज क्या होता है, जैसा कि हमने वीट के बारे में भी देखा था। ओके। तो बार्ले के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बार्ले जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हॉर्डियम वल्गेयर। साइंटिफिक नेम मतलब जो ये जो है बार्ले एक लोकल नेम है। ओके। तो पूरे इंटरनेशनली इसको किस नाम से जाना जाता है उसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं उसका, है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हॉर्डियम वल्गेयर। ये याद रखना है आपने। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल ग्रेन क्रॉप आफ्टर राइस व्हीट एंड मेज। राइस, पैडी, व्हीट और मेज के बाद ये एक इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ओके, ग्रेन क्रॉप है। In India, the crop is cultivated as summer season crop in temperate region and as a winter crop in tropical regions. जैसा कि हमारा इंडिया में कई क्रॉप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सभी जो स्टेट्स हैं, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, तो वो सभी जगह एक सा टेम्परेचर नहीं रहता। उसी सेम टाइम पे किसी स्टेट में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है और किसी स्टेट में जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो किसी क्रॉप को हम एक क्रॉप मानकर नहीं चल सकते कि ये एक विंटर सीजन क्रॉप है या ये एक समर सीजन क्रॉप है, क्योंकि इंडिया के एक पार्ट में अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो दूसरे पार्ट में उसी टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो इसको क्रॉप क्यों लगाते हैं, कौन से सीजन में इसको आइडेंटिफाई कौन से सीजन में किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्रॉप। क्रॉप को किस टेम्परेचर की जरूरत है, क्रॉप को किस क्लाइमेट की जरूरत है। अगर क्रॉप को टेम्परेचर रेंज कम चाहिए, ओके, किसी एरिया की टेम्परेचर रेंज विंटर सीजन में कम होती है, ओके, तो वो एक विंटर सीजन क्रॉप होगी। ओके, रवि सीजन क्रॉप होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर रेंज क्रॉप को ज्यादा चाहिए और पर्टिकुलर टाइम में एक जगह टेम्परेचर रेंज कम है लेकिन क्रॉप को ज्यादा चाहिए एक जगह पे, और सेम उसी टाइम किसी और स्टेट में जो टेम्परेचर रेंज है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस क्रॉप के लिए परफेक्ट हैं, तो उस एरिया के लिए वो कौन सी क्रॉप होगी? समर सीजन क्रॉप। ओके। तो बार्ले को एज ए समर सीजन क्रॉप को भी ग्रो किया जाता है और एज ए विंटर सीजन क्रॉप भी ग्रो किया जाता है। कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे ग्रो किया जाता है वो भी हम लोग शेयर करेंगे। ओके। गुड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, मतलब इसको जो इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब इसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। इसलिए इसकी कुछ ऐसी वैरायटीज होती हैं, सभी वैरायटीज नहीं, कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो कि ड्रॉट, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहां पे भी ग्रो की जा सकती हैं। मतलब जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी जीरो है वहां पे भी कुछ वैरायटीज जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी वाटर हम प्रोवाइड ना करें, थोड़ा बहुत वाटर की सप्लाई हमें देनी पड़ेगी। लेकिन जो ड्रॉट होते हैं ना, ड्रॉट भी के भी टाइप्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन है तो वहां पे पूरा हमारा एक साल पूरा ड्रॉट कंडीशंस ही रहेंगी, है ना। कुछ ड्रॉट कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि 1 महीने या 2 महीने या 4-5 महीने के लिए होती है, बाद में हम जो है क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ओके। तो ऐसी कंडीशंस में हम बार्ले क्रॉप को इजीली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है। अगर इन केस की हमने क्रॉप को सो किया है और बाद में
2-4 दिन के लिए या 1 वीक के लिए अगर ड्रॉट वहां पे ड्रॉट कंडीशंस अगर हुई हैं, तो उस केस में हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज नहीं होती। इजिली जो बार्ले की वैरायटीज जो हैं वो इजिली जो ड्रॉट कंडीशंस को टॉलरेट कर सकती। इट इज मेनली यूज्ड एज लाइवस्टॉक फीड एंड इन nowadays it is used for human consumption। इसका जो ज्यादातर यूज है बार्ले का, ये फीड बनाने में काम आता है ना, पशुओं के लिए चारा बनाने में ये काम आता है। और जो स्टार्टिंग में इसको मतलब एज ए स्टेपल फूड भी यूज किया जाता था, जो कि बाद में लोग इस एज ए स्टेपल फूड इसका यूज कम हो गया था। लेकिन अभी जो मिलेट्स हैं ना, तो उनकी वजह से इनका जो ग्रेन क्रॉप्स हैं, सी बार्ले वगैरह जो क्रॉप्स हैं, इनको एज ए स्टेपल फूड दोबारा से यूज इनका बढ़ रहा है। ओके, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर बार्ले क्रॉप। तो मेन इसका यूज माल्ट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। माल्ट जो होता है ना, जिससे अल्कोहल बनती है ना, इसका प्रोडक्शन जो है, बियर प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। तो मेन जो इसका कल्टीवेशन है इस क्रॉप का, वो किसके लिए किया जाता है? माल्ट प्रोडक्शन के लिए। जो जनरली बार्ले सीजन क्रॉप जो है इज कल्टीवेटेड एज रबी सीजन क्रॉप इन इंडिया। इसलिए हमने इसको रबी सीजन क्रॉप में काउंट किया है कि ज्यादातर इलाकों में ये एक एज ए रबी सीजन क्रॉप कल्टीवेट की जाती है, बार्ले। ओके, तो इसलिए इसको रबी सीजन में रखा गया है। यूज एज फूड फॉर ए फील्ड माल्ट एंड फ्यूल, फ्यूल बनाने में भी काम आता है। ओके, मेन जो इसका मैंने आपको यूज बता दिया कि माल्ट प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। माल्ट का आगे क्या यूज होता है, जिससे कि बियर वगैरह, अल्कोहल वगैरह इससे बनती है। ओके, सेकंड ओरिजिन जो है, ओरिजिन कहाँ से है बार्ले का? बार्ले इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अबिसियन एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, जो पुराने साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने कई क्रॉप्स के ओरिजिन जो सभी लगभग सभी क्रॉप्स के ओरिजिन उन्होंने बताए हैं। ओके, परमानेंट जो एक स्टेटमेंट जो है कि हाँ यहीं से रीजन है, वहां पे थोड़ा सा अंदाजा लगाकर वो बताया गया होता है। ओके, लेकिन परमानेंट कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो बता सके। तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा किसी एक क्रॉप का डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन बताया गया है। ओके, तो आप जब भी इनका ओरिजिन बता रहे हो कि वीट का ओरिजिन ये है, बार्ले का ओरिजिन ये है, तो आपने उस साइंटिस्ट का नाम भी मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस, जो रेफरेंस होती है ना, तो रेफरेंस भी आपने देना है। तो अकॉर्डिंग टू वेबिलो के अकॉर्डिंग जो बार्ले है उसका ओरिजिन कहाँ पे है? साउथ ईस्ट एशिया में, विसियन जो इथोपिया है। ओके, इथोपिया जो कंट्री है उसके अंदर इसका ओरिजिन, वहां से ये पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ। प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें बार्ले का प्रोडक्शन होता है? जैसे यूएसएसआर है, रशिया, ओके, कनाडा है, फ्रांस में होता है, स्पेन में, ओके, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और लास्ट में जो हमारा इंडिया है उसमें भी बार्ली क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसको प्रोड्यूस करने वाली? राजस्थान में, यूपी में, एमपी में, हरियाणा में भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। पंजाब में, ऑब्वियसली पंजाब में भी प्रोडक्शन होता है इसका। वेस्ट बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है। ओके, सारी स्टेट्स नहीं है, लेकिन मेजर स्टेट्स हैं जिनमें बार्ले का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ओके, कई और स्टेट्स भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सारी स्टेट्स मैंने यहाँ पे कवर की हैं, लेकिन ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं। और कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है बार्ले? मेन
बारले ही है, और इसको सत्तू के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जो मराठी लैंग्वेज है महाराष्ट्र में, वहां पे इसको सत्तू भी बोला जाता है, जौ भी बोला जाता है। जौ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ओके, बारले, जौ, सत्तू कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। अबर्ग एंड बीव in 1946 classified all the cultivated barley varieties into 3 distinct species। जो अबर्ग एंड बाइब है, इन्होंने, ये साइंटिस्ट हैं दो, इन्होंने 1946 में सारी जो व्हीट वैरायटीज, बार्ले वैरायटीज हैं, उनको 3 स्पीसीज में डिवाइड किया है। ओके, किस बिहाफ पे डिवाइड किया है? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज ऑफ ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट अरेंजमेंट। तो जो रोज होती हैं कि ग्रेन किस टाइप से अरेंज हैं, जो एक जहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि एक पे 2 रो लिखा है, एक पे 6 रो लिखा है ना? तो ये मतलब अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, किस अरेंजमेंट से जो क्रॉप ग्रो कर रही है, उसके सीड्स जो हैं, उसके ग्रेन्स किस अरेंजमेंट में हैं, उसके बिहाफ पे 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स की स्पीसीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है ऑडियम वल्गेयर 6 रो बार्ले। ओके, सेकंड हॉर्डियम डिस्टिकन 2 रो बार्ले। थर्ड जो है हॉर्डियम इरेगुलर 2 रो बार्ले। ओके, मेन जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे वैरायटीज एक जो वैरायटी है वो अलग दी गई है। मेन जो होती है 2 टाइप्स में होती हैं, एक तो 2 रो, एक 6 रो। अब 2 रो और 6 रो में क्या डिफरेंस क्या होता है? जैसा कि आप लोग देख सकते हो, 2 रो में जो सीड्स है ना, वो थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, है ना? लेकिन एज कंपेयर टू जो 6 रो वैरायटी है, उसमें वो उसकी जो ईयर है, जो ग्रेन लगे हैं उस पे, वो ज्यादा है ना? तो डिफरेंस क्या आ गया? देखने से तो पता चल रहा है कि हाँ, इसमें डिफरेंस है, लेकिन क्या कैसे बताएंगे? 2 रो में जो है ग्रेन्स 2 साइड लगते हैं। ओके, देख सकते हो ना, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेकिन जो 6 रो है, इसमें एक जैसे पेन ले लें, है ना? एक आपके पास पेन है, एक तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, 2 साइड्स पे हमने ग्रेन लगा दी। एक अब अगर हमने उसके आगे भी, उसके पीछे भी, और 2 अलग अलग साइडों पे, और मतलब उसके 6 साइड्स पे अगर हमने सीड लगा दिए, तो उसको 6 रो बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये 3D इमेज नहीं है, इसलिए 2 साइड ही दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 6 साइड है। एक जो लाइन है, उसके 6 साइड ये सीड्स लगे हुए होते हैं। ये ग्रेन 6 साइड लगे हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है 2 रो बार्ले और 6 रो बार्ले में। नेक्स्ट इज सोइल एंड टेम्परेचर। सोइल कैसी चाहिए होती है बार्ले क्रॉप में? ओके, इट इज ग्रोन सक्सेसफुली ऑन ऑल द सॉइल्स वेयर व्हीट कैन बी ग्रोन। ओके, वाइड रेंज ऑफ सॉइल कैन बी अडॉप्ट। जो सॉइल की ज्यादातर सभी टाइप्स की सॉइल में इसको ग्रो कर किया जाता है, ये इजीली ग्रो कर सकती है सभी टाइप्स की जो सॉइल है हमारी। ओके, गुड ड्रेन सॉइल और गुड पीएच रेंज इज 6.5 to 7.8। अगर नॉर्मल पीएच रेंज है 6.5 से 7.8, इसको नॉर्मल पीएच रेंज बोला जाता है, जिसमें ज्यादा ना तो एसिडिटी ना ज्यादा हो सॉइल में, ना जो सॉइल की सैलिनिटी है, मतलब जो साल्ट्स हैं वो भी सॉइल में अगर ना ज्यादा ना हो, न्यूट्रल सॉइल हो, तो उसमें हम इजिली जो बार्ले की कल्टीवेशन है इजिली कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है कि जो सॉइल में एसिडिटी भी ज्यादा ना हो, सैलिनिटी भी ज्यादा ना हो। ओके, ऐसे ही वाइड रेंज की सॉइल में हम
बार्ले क्रॉप को इजिली ग्रो कर सकते हैं। ओके, गुड ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अगर इन केस वाटर लॉगिंग कंडीशंस होती हैं तो ड्रेनेज जो है, मतलब जो वाटर की को बाहर निकालने की प्रोसेस है वो अच्छी होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए। ओके, उसका सीपेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, सॉइल की, सॉइल का इनफिल्ट्रेशन रेट अच्छा होना चाहिए, परकोलेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। इट इज मोर टॉलरेंट देन अदर सीलियर क्रॉप्स इन अल्कलाइन सॉइल्स एंड लेस टॉलरेंट टू एसिड सॉइल। अगर अल्कलाइन सॉइल है, अल्कलाइन मतलब अगर पीएच रेंज उसकी 7 से ज्यादा है, उसको अल्कलाइन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में ये ज्यादा टॉलरेंट सॉइल है, ज्यादा टॉलरेंट क्रॉप है। मतलब अगर साल्ट की कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है तो ये क्रॉप जो है इजिली ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर एसिड्स की कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है, तब उस केस में जो बार्ले क्रॉप है वो इजी ग्रो नहीं करेगी। ओके, एसिड सॉइल में ये जो है कम टॉलरेट होती है, लेकिन अगर अल्केलाइन सॉइल है तो उसमें इस क्रॉप को इजीली ग्रो किया जा सकता है। अल्केलाइन सॉइल में ये ज्यादा टॉलरेंट क्रॉप है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर रेंज क्या होती है इसको ग्रो करने के लिए? बार्ले विल जर्मिनेट एट टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी बार्ले जो है इजिली जर्मिनेट कर सकती है, जमीन से बाहर आ सकती है। बट एमरजेंस इज लो एट दिस टेम्परेचर। लेकिन बाहर तो आ सकती है क्योंकि जमीन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली 2 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तब उस केस में एमरजेंस कम होगा, मतलब बाहर आने के बाद जो ग्रोथ होगी, ओके, वो कम होगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ विल बी लेस 2 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो, क्योंकि टेम्परेचर रेंज काफी कम है ना। बार्ले क्रॉप इज ग्रोन एज समर एंड विंटर क्रॉप, बट द मेन क्रॉप इज इन रबी सीजन। जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि जो बार्ले क्रॉप है उसको एज ए समर सीजन क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, एज ए विंटर सीजन क्रॉप भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेट्स में सिचुएशन होती है, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज होती है। ओके, लेकिन जो मेन इसकी कैटेगरी है इसको रबी सीजन क्रॉप ही बोला जाता है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंज ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस at growing stage and 30 डिग्री सेल्सियस टू 32 डिग्री सेल्सियस at रिप्रोडक्शन स्टेज। जो ग्रोइंग स्टेज है, जब ग्रोथ होती है ना, रिप्रोडक्शन स्टेज से पहले की पहला जो भी ग्रोथ है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। तो जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है बार्ले में, तो उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज मतलब जिसमें ये क्रॉप सबसे अच्छा ग्रो करेगी, वो रेंज है 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जब इसकी रिप्रोडक्शन राइपनिंग स्टेज, जब ये पकना स्टार्ट करती है, तो उस समय क्या टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए? तो वो 32 डिग्री सेल्सियस, 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए, ताकि जो बार्ले क्रॉप है अच्छे से वो पक सके और बाद में हम हार्वेस्टिंग करके इजिली जो अपनी क्रॉप को स्टोरेज कर सके। ओके, नेक्स्ट ये रूट सिस्टम। रूट सिस्टम कैसा होता है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ शैलो एंड डीप रूट सिस्टम। डीप रूट सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये इसका जो रूट सिस्टम है ना, डीप रूट सिस्टम होता है। जो जड़ें हैं इसकी वो काफी डीप जाती हैं, जिससे कि टॉरेंट कंडीशंस, जो टॉरेंट वैरायटीज है ना, उसके पीछे यही कारण है कि इसकी जो रूट्स है ना वो डीप जाती हैं। डीप जाने से क्या होता है कि जो अगर वाटर की प्रेजेंस है डीप सॉइल, डीप लेयर में सॉइल की, तो उसमें जो है ये इजिली
वाटर को अब्सॉर्ब कर सकती हैं सॉइल से। ओके, द शैलो रूट अराइजेस नियर द सॉइल सरफेस एंड स्प्रेड आउट लेटरली। जो दूसरी टाइप्स की सॉइल रूट्स होती हैं जिनको शैलो रूट्स बोला जाता है, वो सॉइल सरफेस के सॉइल सरफेस के बिल्कुल ज्यादा डीप नहीं होती। दो टाइप्स की रूट्स होती है ना, वो सॉइल सरफेस के पास ही होती हैं और वो जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। ओके, 15 to 30 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल्स टू द टिलर्स। जो 15 टू 30 सेंटीमीटर इसकी लंबी होती हैं रूट्स। ओके, द डीप रूट एक्सटेंड डाउनवर्ड इनटू डीप लेयर्स ऑफ सॉइल। जो डीप रूट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डीप सॉइल की लेयर्स में पेनेट्रेट होती हैं और वहां से जो वाटर है, अगर अवेलेबिलिटी वाटर की बाहर कम है, ऊपर कम है, तो वहां से वो वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं। द डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन वेरीज फ्रॉम 0.75 टू 150 सेंटीमीटर। जो पेनेट्रेशन है, कितना डीप जा सकती है, तो 0.75 सेंटीमीटर से लेके ये 150 सेंटीमीटर तक जा सकती हैं। नेक्स्ट इज स्टेम सिस्टम। स्टेम सिस्टम क्या होता है इसमें? द स्टेम इज सिलिंड्रिकल एंड पोजेस 5 to 7 hollow internodes। जो स्टेम होती है, स्टेम जो ऊपर की ओर जाती है ना, जहां से बाद में ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो जहां से ब्रांचेस निकलती हैं उस मेन जो हमारी हॉलो सिलिंड्रिकल नोड है, उसको हम बोलेंगे स्टेम। ओके, सिलिंड्रिकल होती है, गोल होती है ये स्टेम। ओके, जहां से हमारी नोड्स निकलती हैं, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी बाद में। ओके, तो वो जो मेन स्टेम है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होती है। द इंटरनोड्स आर शॉर्ट एट द बेस ऑफ द प्लांट एंड द लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द कलम अपवर्ड। जो इंटरनोड्स होती हैं वो पहले शॉर्ट होती हैं, जैसे जैसे कि प्लांट ऊपर जाता है वो उनका साइज भी इंक्रीज होता जाता है। The nodes may be either exposed or hidden by the sheath depending on the kind of barley variety। जो बार्ले वैरायटी कौन सी बार्ले वैरायटी है उस पे डिपेंड करता है कि जो ये इंटरनोड्स होती हैं, जो नोड्स होती हैं, वो बाहर दिखाई भी दे सकती हैं और जो वो हिडन भी हो सकती हैं, मतलब छुपी हुई भी हो सकती हैं और दिखाई भी दे सकती हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है बार्ले की। कुछ वैरायटीज में दिखाई देती हैं, कुछ वैरायटीज में वो दिखाई नहीं देती। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटीज कुछ जो इंटरनोड्स दिखाई दे भी सकती हैं और कुछ में दिखाई नहीं देती। द यूजुअल नंबर ऑफ टिलर्स पर प्लांट वेरीज फ्रॉम 2 to 5। जो नंबर ऑफ टिलर्स होते हैं ना, ये वेरीज करते हैं 2 से लेके 5 तक। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। Okay, depending upon the different varieties it can be 2 to 5 in number. Next, leaves. Leaves arise from nodes of the stem and are borne alternately on opposite sides of the stem। जो leaves होते हैं ना, वो nodes से arise होते हैं, मतलब nodes पे लगते हैं लीव। ओके, जो कि अल्टरनेटिवली जो born होते हैं opposite साइड से। ओके, each leaf consists of a sheath, blade, ligule and auricle। ये जो 4 पार्ट्स है ना, हर एक लीव में होते हैं। एक शीथ होगी, एक ब्लेड होगा, एक लिग्यूल होगा और एक ऑरिकल। ओके, हर एक लीफ में ये 4 पार्ट होते हैं। द लीव्स ऑफ बार्ले आर यूजुअली ब्रॉडर एंड लाइटियर ग्रीन कलर देन व्हीट। जो अगर वीट के लीव से इसको कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, बार्ले और बीट में कंपेयर करना मतलब ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें जो डिफरेंस पता करना थोड़ा सा हार्ड वर्क है।
ओके, तो कैसे डिफरेंस पता करेंगे? इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन होगा वीट के कलर से। अगर वीट का लीफ एक जगह है, एक ही जगह बार्ले का लीफ है ना, तो इसका जो कलर है थोड़ा सा कम, मतलब लाइट ग्रीन होगा, और वीट का कलर जो है होगा वो ज्यादा ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा। इसका जो लीफ है वीट के लीफ से थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो डिफरेंस है वो पता कर सकते हैं। द लीफ शीथ इज जनरली glabrous, but in few varieties it is covered with hairs। कुछ varieties में जो लीव्स हैं वो कुछ मतलब हेयर्स, जो बाल्स टाइप उसमें उससे कवर हो सकते हैं। कुछ varieties में जो हेयर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। ओके, द लीफ ब्लेड इज लाइनोसिलेट लीनियर। जो लीफ ब्लेड है, ओके, लीफ में जो 4 पार्ट्स होते हैं उनमें से एक पार्ट है वो एक लाइनोस्लेट लीनियर होते हैं, एक मतलब एक लीनियर में होते हैं, एक लाइन में होते हैं। दे पोजेस स्मॉल लिग्यूल। जो लिग्यूल का साइज होता है वो 0.5 टू 3 मिलीमीटर होता है। ओके, ऑरिकल आर वेरी conspicuous, which partly or entirely collapse the stem and are much larger than those in wheat। जो wheat में होता है, ऑरिकल्स जो wheat में होते हैं, ओके, उसमें और बार्ले में जो ऑरिकल का साइज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हीट। ओके, ऑरिकल लीफ का एक पार्ट है जिसका की साइज ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं व्हीट के पार्ट से, व्हीट के लीफ से। ओके, द सरफेस ऑफ लीफ इज रफ। जो सरफेस होता है लीफ का वो रफ होता है। ओके, टू रोड बार्ले हैव नैरोअर लीव्स देन 6 रो बार्ले। जो 2 रो बार्ले होते हैं उसमें जो लीव्स होते हैं वो नैरो होते हैं एज कंपेयर टू 6 रो बार्ले, उसमें थोड़े से उनके जो लीव्स हैं वो ज्यादा दूरी पे होते हैं, और 2 रो बार्ले में थोड़ा सा उनके जो मतलब डिस्टेंस है वो कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट। द इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज स्पाइक और हेड। जो बार्ले की इनफ्लोरेसेंस है उसको क्या बोला जाता है? या तो स्पाइक बोला जाता है या हेड। द स्पाइक एट द टॉप ऑफ द स्टर्न कंसिस्ट ऑफ spikelets attached at the nodes of a zigzag rachis। जो स्पाइक है उस पे स्पाइकलेट्स लगे होते हैं। ओके, जो स्पाइक है ना, स्पाइक क्या होती है? जो कि जैसे कि डायग्राम में पीछे की स्लाइड में मैंने डायग्राम, आपको एक ही डायग्राम थी इसमें जो अभी तक देखी है, तो वो स्पाइक होती है जिसपे हमारे जो सीड्स हैं वो लगे होते हैं। सीड्स किस पे लगे होते हैं? स्पाइक पे। ओके, तो स्पाइक पे क्या होता है? और स्पाइकलेट्स होते हैं। ओके, तो जो स्पाइकलेट्स हैं वो किस अरेंजमेंट से चिपके होते हैं, किस अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट फॉलो किया जाता है उस पे जो स्पाइक है उस पे स्पाइकलेट्स होते हैं, है ना? तो वो किस अरेंजमेंट में होंगे? वो जिगजैग अरेंजमेंट में होंगे। मतलब एक के अगर लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा नीचे है तो दूसरे के राइट हैंड साइड में बिल्कुल सेम सिचुएशन में नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। तो वो जिगजैग मोशन जो होता है, जिगजैग मोशन आप लोगों को पता होगा, तो जिगजैग पैचेस में वो अरेंजमेंट होता है। Each spikelet has 2 glumerules and floret। हर एक स्पाइकलेट पे 2 ग्लूम्यूल्स होते हैं और एक फ्लोरेट होता है। 3 spikelets are attached at each node of rachis। एक नोड पे, रैचिस के एक नोड पे कितने स्पाइकलेट्स होते हैं? 3। ओके, इन 2 रोड varieties, barley varieties
only the central spikelet is fertile, whereas in 6-row barley varieties all the 3 spikelets are fertile. जो टू रो बार्ले वराइटीज होती है ना, तो उसमें एक ही स्पाइकलेट जो है फर्टाइल होती है, मतलब एक ही स्पाइकलेट से आगे जो नए जो प्लांट्स हैं या नए सीडलिंग्स हैं वो प्रिपेयर हो सकते हैं, ओके, वो बन सकते हैं, जो कि सेंटर में होती है। लेकिन अगर हम 6-रो बार्ले की बात कर रहे हैं तो उसकी तीनों की तीनों स्पाइकलर्स जो हैं वो फर्टाइल होती हैं, मतलब तीनों की तीनों स्पाइकलर्स जो हैं आगे नए प्लांट बना सकती है। जबकि 2-रो बार्ले वैरायटीज में एक ही स्पाइकलेट आगे फर्दर जो प्लांट बना सकती है, और वो कहाँ पे प्लेस होती है, सेंटर में। ओके, बार्ले इज नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। बार्ले एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ओके, जिसमें कि अगर बार्ले का हम एक प्लांट भी ग्रो करना चाहें तो एक प्लांट भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ये है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या होता है कि कम से कम हमें 2 प्लांट उगाने पड़ेंगे, अदरवाइज जो हमारी प्रोडक्शन है, जो ग्रेन्स हैं, वो प्लांट से नहीं ले सकते। ओके, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हमें एटलीस्ट 2 प्लांट्स उगाने पड़ते हैं, लेकिन बार्ले जो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें हम एटलीस्ट 1 प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। ये आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसा ऐसे होता नहीं कि एक ही प्लांट अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज वैरायटीज। A number of promising barley varieties have been developed, have been evolved for the cultivation under different zones। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे डिफरेंट जोन्स हैं जिसमें टेम्परेचर रेंज कम होती है, किसी में ज्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर भी अलग होगा, कंडीशंस भी अलग होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होगी, जो सॉइल टाइप है वो भी अलग होगा। ओके, वाटर की अवेलेबिलिटी किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। तो अलग अलग जोन के लिए हमारे पास यहाँ पे बार्ले की अलग अलग वैरायटीज है। ओके, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन है ना, NWPZ, जिसमें कि पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आता है इसमें, राजस्थान है, और कुछ पार्ट जो मध्य प्रदेश का भी है ना। तो उनके लिए कौन कौन सी वैरायटीज जो हैं इस जोन के लिए प्रेफर्ड रिकमेंडेड की जाती हैं, जैसे कि RD2552 है, RD2035 है, ओके, 508 है, 2503 है, PL426 है, K508 है, ओके, DWR28 है, और K1149 है। ये जो वैरायटीज हैं रिकमेंडेड वैरायटीज हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए। ओके, अगला जो हमारा जोन है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन है, NEPZ है, जिसमें कि बिहार स्टेट है, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है। इसके लिए कौन कौन सी वैरायटीज हैं? RD2503, 2552, 2508, ओके, K603 है, K560 है, BCU 73 है, DL36 है, ओके, K114 है। तो ये सारी वैरायटीज जो हैं ये किस एरिया के लिए रिकमेंड की जाती है? बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए। ये कुछ फेमस वैरायटीज है जो कि यहाँ पे लिखी है, अदरवाइज तो बहुत वैरायटीज हैं जो ग्रो की जा सकती हैं या वहां पे इंट्रोड्यूस हुई हैं पर्टिकुलर एरिया में। ओके, नॉर्थ हिल जोन के लिए हिमाचल प्रदेश है, जिसमें उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, ओके, उसके लिए BHS 169 है, HBL 113 है, ओके, HBL 276 है, हिमानी है, डोलमा है,
जो सोन BLB1 है। ओके, तो ये वैरायटीज जो हैं नॉर्थ हिल जोन के लिए रिकमेंड की गई हैं। ओके, ऐसा नहीं कि पूरे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर हिल्स में ही मतलब सभी में यही वैरायटीज होती हैं। उनकी पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज हैं। ओके, तो वहां से जो कुछ फेमस वैरायटीज हैं वही मतलब मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कस दिस क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है? ओके, एक क्रॉपिंग सिस्टम होता है, एक क्रॉपिंग पैटर्न होता है, जिसमें कि स्टूडेंट्स काफी जो कंफ्यूज होते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम होता है कि मतलब एक सीजन में हम कौन कौन सी क्रॉप्स लगा रहे हैं, उसको हम क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि जो क्रॉप्स होती है ना वो किस पैटर्न से लगाई गई है। ओके, तो ये एक डिफरेंस है क्रॉपिंग सिस्टम कि एक ईयर में हम कौन कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं। क्रॉपिंग पैटर्न की हम किस पैटर्न से क्रॉप को लगाया है। ओके, तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? बीइंग बार्ले अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज मोर सुटेबल देन वीट। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जो कि ज्यादा सुटेबल है ग्रो करने में वीट के कंपैरेटिव, एंड अदर सीरियल क्रॉप्स फॉर लेट सोन कंडीशंस अंडर लिमिटेड इनपुट्स ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। अगर हमारे पास लिमिटेड सोर्स इरिगेशन का है, अगर वाटर अवेलेबिलिटी कम है और हमारे पास फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी भी कम है, फर्टिलाइजर भी अप्लाई नहीं कर सकते, वाटर भी नहीं अप्लाई कर सकते, तो उस कंडीशन में हम जो है बार्ले क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सोर्सेज की कमी है, जैसे कि बार्ले जैसे कि इरिगेशन के लिए वाटर की और फर्टिलाइजर्स की, तो उस केस में हम बार्ले क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। द क्रॉप कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप लाइक पैडी, कॉटन, फॉडर क्रॉप्स जो भी ग्रो की जाती हैं खरीफ सीजन में, ग्राउंडनट, ऑयल सीड्स क्रॉप भी होती हैं इसमें। तो इनकी हार्वेस्टिंग के बाद हम बार्ले क्रॉप को ग्रो करते हैं। ओके, इसकी कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं। बार्ले इज इंक्लूडेड इन फॉलोइंग कॉमन क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में दो क्रॉप्स आएंगी, पूरे सीजन में हम ज्यादातर दो ही क्रॉप्स लगाते हैं। ओके, तो एक तो हमारी बार्ले होगी, दूसरा कौन सी, राइस हो सकता है। ओके, खरीफ सीजन में हमने राइस क्रॉप को ग्रो कर लिया और रबी सीजन में बार्ले को, तो हो गया कंप्लीट हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। या मेज बार्ले का क्रॉपिंग सिस्टम भी हो सकता है। ओके, खरीफ में मेज क्रॉप और जो रबी सीजन है उसमें तो हमारे पास बार्ले क्रॉप है। ओके, सोरगम और बार्ले को भी उगाया जा सकता है। कॉटन क्रॉप है, उसके साथ बार्ले क्रॉप का क्रॉपिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। पर्ल मिलेट्स होते हैं। ओके, पर्ल मिलेट्स के साथ खरीफ सीजन में पर्ल मिलेट और रबी सीजन में बार्ले क्रॉप। ओके, सोयाबीन जैसे है, सोयाबीन भी उगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से कई ये तो पांच ही हैं, और कई क्रॉप्स जो सारी की सारी क्रॉप्स जो खरीफ सीजन में उगाई जा सकती हैं, तो वो उसको हम बार्ले क्रॉप के साथ इजीली ग्रो कर सकते हैं। ओके, खरीफ सीजन में हम उन क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और रबी सीजन में बार्ले क्रॉप को। ओके, तो इस तरीके से ये जो एक इम्पोर्टेंट हमारा क्रॉपिंग सिस्टम हो जाता है अगर हम बार्ले क्रॉप का यूज करते हैं, बार्ले क्रॉप को ग्रो करते हैं रबी सीजन में। ओके, तो ये क्रॉपिंग सिस्टम होगा हमारा। नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। ओके, कौन कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में हमने कौन से मेथड यूज करने हैं। ओके,
कौन कौन से मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं सोइंग के। उसके बाद हमने वीडिंग करनी है, तो वीडिंग मतलब वीड कंट्रोल करना है, वीड कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे हम, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में स्टार्टिंग में क्या करेंगे, लैंड प्रिपरेशन। ओके, लैंड हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप। अगर हमने सपोज हमने राइस क्रॉप को उगाया था, हार्वेस्टिंग हो गई राइस क्रॉप की, स्ट्रॉ मैनेजमेंट हो गया, ओके, जो कि प्राइमरी टिलेज में ही आएगा। तो आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप जो भी ऑपरेशंस हमारे फील्ड पे होंगे वो सारे टिलेज के अंदर आएंगे, उसको हम लैंड प्रिपरेशन बोलते हैं। ओके, लैंड शुड बी, लैंड प्रिपरेशन में लैंड शुड बी prepared to find tilth stage and weed free by giving 2 to 3 plowing with cultivator followed by planking। जो हमारी लैंड है वो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। ओके, उसमें वो जो लैंड है, जो सीड बेड है वो वीड फ्री होना चाहिए। वीड फ्री कैसे कर सकते हैं, 2-3 बार प्लोइंग करेंगे, डिस्क हैरो, डिस्क प्लो का यूज करेंगे, हैरो का यूज करेंगे, ओके, कल्टीवेटर का यूज करेंगे और बाद में उसको लेवल करेंगे। ओके, तो ये सारे ऑपरेशंस करने के बाद जो हमारे फील्ड है जो वो रेडी होगा सोइंग के लिए। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है कि सीड को ट्रीट किया जाता है कुछ केमिकल्स से, कुछ केमिकल्स से हम लोग सीड को ट्रीट करते हैं। सीड को ट्रीट करना क्या होता है कि देखो सीड्स में ना कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, कुछ बीमारियां लगी हो सकती हैं, या सीड्स जो है वो इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से मतलब सीड में इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी हो सकता है। ओके, ऐसे इंसेक्ट पेस्ट या ऐसी डिजीज जो कि हमें दिखाई नहीं देगी, देती नहीं दिखाई, है ना। तो अगर हम उस सीड को सो कर देते हैं, मतलब उस सीड की सोइंग कर देते हैं और प्लांट हमारा जर्मिनेट हो जाता है, तो अगर सीड जो है उसमें डिजीज कोई है, तो ऐसा, तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि अगर सीड में कोई डिजीज है तो वो प्लांट में भी होगी। ओके, अगर प्लांट में डिजीज होगी कोई इंटरनली डिजीज, वो जब तक पता चलेगा तब तक प्लांट जो है वो डैमेज हो जाता है। ओके, तो उस डिजीज से बचाने के लिए हम जो है सीड्स को ट्रीट करते हैं। ओके, सीड्स को किसी केमिकल के साथ मिक्स करते हैं। जस्ट सीड ट्रीटमेंट के कई मेथड्स होते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है, केमिकल्स के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो सीड को ट्रीट किया जाता है ताकि जो डिजीजेस है सीड में, अगर कोई डिजीज है या सीड किसी इंसेक्ट पेस्ट के अटैक में आया है, तो उसको हम इजिली रिमूव कर सकें या सीड को हम हेल्दी बना सकें, ताकि हमारा सीड जो है किसी भी डिजीज से इफेक्ट ना हो। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट इज एडवाइजेबल इन बार्ली क्रॉप टू प्रिवेंट स्मट। स्मट है जैसे लूज स्मट है ना, तो बार्ले में इस स्मट का काफी जो इफेक्ट होता है। ओके, तो स्मट से बचाने के लिए सीड्स को ट्रीट किया जाता है। बार्ले सीड को भी एडवाइजेबल है ये कि बार्ले सीड को भी ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि उसमें ये स्मट है वो, ये जो बीमारी है वो ना हो। ओके, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रीट द सीड्स विथ बोविस्टन एट द रेट 2 ग्राम पर केजी सीड। हम लोग बोविस्टन का यूज कर सकते हैं। बोविस्टन इज वेरी फेमस केमिकल। ओके, एक फेमस केमिकल है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं किस रेट पे, 2 ग्राम पर केजी। 2 ग्राम आपने विविस्टन लेना है और उसको 1 किलोग्राम सीड के साथ ट्रीट करना है, मतलब मिक्स करना है। ओके,
या वीटाबैक्स ले सकते हैं। ओके, 2.5 ग्राम पर केजी, 2.5 ग्राम वीटाबैक्स 1 किलोग्राम सीड के साथ हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिससे कि जो स्मट है, ये जो डिजीज है, ये नहीं लगेगी उसमें, अगर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सोइंग। कौन कौन से मेथड्स जो हैं सोइंग के हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो काफी हमने सोइंग के मेथड्स पढ़े हैं, जैसे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, मेरे को आप लोग लिखो इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं। ड्रिलिंग है ना, डिबलिंग है, प्लांटिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है, या रेज्ड बेड मेथड है। ओके, तो काफी हमारे पास सोइंग के मेथड्स हैं। कौन सा मेथड जो है इसके लिए बेस्ट होगा, वो आपने फाउंड आउट करना है। ओके, सीड ड्रिल जो है इज मोर इफेक्टिव। जो ड्रिलिंग मेथड है ना, वो लगभग सारे जो क्रॉप्स है ना, जो ग्रेन, जो सीरियल क्रॉप्स है, वो सारे जो सीड ड्रिल मेथड यूज होता है, क्योंकि ये एक इफेक्टिव मेथड है। ओके, डिबलिंग है या ट्रांसप्लांटिंग भी पॉसिबल नहीं है। डिबलिंग पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें टाइम और कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ओके, प्रोडक्शन भी कम होगी। तो ड्रिलिंग इज द बेस्ट मेथड। वो हम लोग सीड ड्रिल से कर सकते हैं, या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सोइंग टाइम। सोइंग टाइम कौन सा होता है, बार्ले की सोइंग जो होती है वो मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। अगर इरिगेटेड लैंड है जिसमें हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो उसमें हम लोग कब सोइंग करेंगे, अक्टूबर से लेके मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक। अगर रेन फेड है, रेन फेड मतलब अगर हम रेन पे डिपेंडेंट हैं, अगर एरिया रेन फेड एरिया जहाँ पे रेनफॉल होती है इस टाइम, तो उसमें हम सेकंड फोर्टनाइट से लेकर अक्टूबर, जो सेकंड फोर्टनाइट है ना अक्टूबर की, मतलब स्टार्टिंग के 15 डेज फर्स्ट फोर्टनाइट, और सेकंड के 15 डेज मतलब 15 ऑफ अक्टूबर से लेके लास्ट अक्टूबर तक, पूरा मंथ जो सेकंड फोर्टनाइट है, उसमें हम इजिली ग्रो कर सकते हैं, इजिली सोइंग कर सकते हैं इसकी, बार्ले क्रॉप की। ओके, आई थिंक टाइम इज ओवर। सो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके,